नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार। आज है 22 जून और आज की खबरें फटाफट देख लेते हैं। पेज नंबर 3 जीएस 2 से है। एंड पनिशिंग ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग कम्स इनटू इफेक्ट। तो एक नया एक्ट लेके आए हैं चीटिंग को लेके। रिसेंट में जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें चीटिंग पाई गई, और जो एनटीए ने एक एग्जाम लिया था यूजीसी नेट का वो भी कैंसिल कर दिया गया है। तो जो चीटिंग कल्चर है इसको लेके बहुत सारे बच्चों को रोष है, प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा पैसा लगता है। तो उसको लेके स्पेशली एक एक्ट बनाया गया है जिसमें थोड़ा सा और सजाएं और फाइन बढ़ा दी गए हैं। मेरे हिसाब से the severity of the law does not act as a deterrence but the surety of the law which act as a deterrence। ऐसे में एथिक्स में ऐसी चीज लिख सकते हो कि कानून कितना कठोर है उससे फर्क नहीं पड़ता, कानून कितना निश्चय है कि वो पकड़ा जाएगा क्रिमिनल, उससे क्रिमिनल रुकता है। आप तो अभी इसकी बात कर रहे हैं, बट रेप, चाइल्ड रेप, क्या वो रुक रहे हैं? उनमें फांसी की सजा है। तो मेरे हिसाब से इससे कुछ रुकने वाला है नहीं, बट फिर भी ठीक है, गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। ग्लोबल हैंडविंड्स में डैम्पन इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ स्टील। तो इंडिया के जो स्टील एक्सपोर्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही, 6-7%। एक तो कुछ मानसून की वजह से भी थोड़ा फैक्टर है, प्लस चाइना हमारा एक अच्छा कंपटीटर है, वो कम प्राइस पे दे रहा है पड़ोसियों को, तो एक वो हमारे लिए चैलेंज है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्ट्रेंथन कर दिया है अपने। देखो, ये जो आईबीबीआई है इसमें समय समय पर जो आईबीसी कोड है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इसमें कुछ अभी नया चेंज लेके आए हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं वो उससे मतलब वो सेटलमेंट होने के बाद जो पर्सनल जिन्होंने वो दे रखा है, गारंटी दे रखी है, वो उससे मुक्त नहीं हो जाते हैं। जीएस 3 से ये टॉपिक था, इकोनॉमी का कोर टॉपिक है। जीएस 3 में यह है ग्रोथ सेक्रीफाइस यू ग्रोथ इन एमपीसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आपको पता रहेगा कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में रहती है। 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं। तो इसमें जिक्र किया गया है कि हमें थोड़ा सा रेट कट करना चाहिए 0.25 ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे। प्रीलिम्स में एक डेलोस करके एक साइट है, ग्रीस का एक आइलैंड है, वहां पर डेलोस करके एक जगह है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कह रहे हैं कि अगले 50 साल में ये इसको बहुत खतरा है क्लाइमेट चेंज से, समुद्र समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर उठेगा और ये डूब जाएंगे। आज का जो एडिटोरियल है, प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी इन म्यांमार आउटलाइन। तो जो म्यांमार है, म्यांमार आपको पता रहेगा कि हमारा पड़ोसी देश है। 2021 में यहाँ इलेक्शन हुए थे और जो गवर्नमेंट चुनी गई थी उस गवर्नमेंट को मिलिट्री कू से हटा दिया गया था, मतलब मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था। तो अब ये आर्टिकल लिखने वाले भाई साहब कह रहे हैं कि हमें म्यांमार के साथ अपने रिलेशन चेंज करने चाहिए, हमें ह्यूमैनिटेरियन उनको एक्सेस देना, प्रोवाइड करना चाहिए। जो हमने फेंसिंग लगाने की सोची है बॉर्डर पे वो हम ना लगाएं और उनको आने दें। रोहिंग्यास को हम माला पहना के स्वागत करें उनका। ठीक है, बहुत बहुत ही मतलब है ना, क्रिटिसाइज करते हुए गवर्नमेंट को लिखा गया। इतने क्रिटिकल व्यू नहीं लिखने चाहिए एग्जाम में, बिकॉज देखो, लिखने वाले तो फ्री है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ने वाला कौन है, उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बट आप एज ए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हो तो इतना क्रिटिकल मत लिख दो गवर्नमेंट के बारे में कि आपका आंसर पढ़ते ही काटा मारते सामने वाला। एक ब्यूरोक्रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे न्यूट्रल, स्टे बैलेंस्ड, होलिस्टिक व्यू। तो ये अच्छा आर्टिकल है पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आज मैपिंग में हम हिमालयन माउंटेन रेंज देखेंगे, लास्ट में हम 5 क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो, सबसे पहला है कि एक नया एक्ट आया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट 2024। ये 21 जून से लागू हो गया है। आप हर जगह देख रहे हो कि नीट की परीक्षा रद्द करो, तो बहुत सारे एग्जाम्स में अनफेयर मीन्स लाए जा रहे। तो इसमें अब चेंज क्या किया है? अब देखो, इसमें पहले थोड़ा सा एक तो जो टर्म है, 3 साल से कम की सजा नहीं है, मैक्सिमम 5 साल हो जाएगी, 10 लाख का फाइन लगा देंगे। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन लैब वगैरह में पेपर होता है, अगर वो इन्वॉल्व पाए गए तो 1 करोड़ रुपए का भी फाइन लग सकता है। सर्विस प्रोवाइडर को भी फिर फ्यूचर 4 साल के लिए डिबार कर देंगे। ऑफेंस क्या हो सकता है? पेपर लीक कराना, सीट चेंज कराना, अनफेयर मीन किसी को प्रोवाइड एक्सेस देना, या पेपर का पहले से इंफॉर्मेशन होना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फेक एडमिट कार्ड जनरेट करना। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने जारी किया है। तो देखते हैं कैसे इससे रुकता है कि नहीं। इंडिया का जो इकोनॉमी है, अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि इंडियन स्टील एक्सपोर्ट आर एनकाउंटरिंग स्लगिश डिमांड। स्लगिश क्या होता है? जब नॉर्मल से कम कोई चीज ग्रो करती है नॉर्मल ट्रेंड से। तो अब ये कह रहे हैं जो हॉट रोल्ड कोयल है, ऑफर वगैरह है, तो चाइनीज के जो प्राइसेस हैं उसके कंपिटिटिव में इंडिया पीछे रह रहा है, बिकॉज चाइना मास स्केल पे प्रोडक्शन करता है, स्केल ऑफ इकोनॉमीज बोलते हैं। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोइंग स्टेज पे है, चाइना का बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। तो हमें यूरोपियन से डिमांड मिल रही है, उसमें भी थोड़ा कम आया है। तो मॉनसून, एक तो मॉनसून इसका कारण है, और एक जो हमारा
इंपोर्ट कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसको हमें टैकल करना पड़ेगा। अगला है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक नया मॉडिफिकेशन ला के ये क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया एबीसी कोड के नीचे, तो जो गारंटर है ये उनको रिलीज नहीं करता है। गारंटर कौन होता है कि भाई ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। जब भी कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो उसमें देखो आईवी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या करता है, उस चीज को रिजोल्व करने की कोशिश करता है। अगर वो रिजोल्व नहीं कर पाता लास्ट में, तो वो चला जाता है सरफाईसी के पास, उसको लिक्विफाई कर देते हैं, मतलब बेच बाच के जो भी निकले उसको पूरा करो लोन्स को ना, क्योंकि एनपीए वगैरह बढ़ता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इसमें जानने का कुछ खास नहीं है, इसको डेवलप होने दो, डेवलपिंग स्टेज पे है, बोल बाय बोल कमेंट्री हम नहीं देखेंगे, कुछ क्रक्स निकल के आएगा तो हम उसको नोट कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी में है मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आप रखोगे तो इससे हमारा बिजनेस रुक सकता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रहती है तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी लूज छोड़ देते हैं तो इन्फ्लेशन ऊपर चला जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ भी जाता है। तो ये है एक्चुअल मेंबर हैं गोयल वगैरह, दो मेंबर हैं, इनका नाम मैं आपको बताऊं तो आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा। ये कह रहे हैं कि भाई 0.25 रेट कट कर लो, ताकि कट करोगे तो ज्यादा पैसा जाएगा, मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा तो इकोनॉमी एक्टिविटी बूम हो जाएगी। तो ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन, यहां से कुछ लर्निंग कोई खास है नहीं। ठीक है, आज का हमारा जो न्यूज में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डेलोज। डेलोज कहां पर है, ये ग्रीस देश का कोई आइलैंड है, मैकोनोज वहां पे है। तो अगले 50 साल में ये कह रहे हैं कि भाई ये पानी में डूब जाएगा। तो डेलोज क्या है, एजियन सी में एक आइलैंड है, वहां पर ये पानी का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा मानते हैं कि जो अपोलो गॉड है, ग्रीक गॉड, अपोलो गॉड का जन्म स्थल है, जो कि गॉड ऑफ लाइट है, और जो इनकी सिस्टर है आर्टेमिस, ये गॉड ऑफ हंट है। आर्टेमिस आपको पता रहेगा कि अभी चाइना पे, सॉरी, अमेरिका एक मून के ऊपर एक मिशन भेज रहा है आर्टेमिस। तो ये ग्रीक गॉड से ही है। तो ये करीबन 300 बीसी पुराना है। यहाँ पर टेम्पल हाउस, बहुत सारी चीजें हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इसको घोषित किया गया था। ये फैक्ट ध्यान रखना। इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेके, आपको मैं दिखाऊंगा, नीचे मैंने डाल भी रखे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आज द लेटेस्ट इंक्लूड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनमें से लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है 2024, मतलब रिसेंट में यूनेस्को में? छाऊ डांस, दुर्गा पूजा, गरबा डांस एंड कुंभ मेला। तो इसका उत्तर था गरबा डांस। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2023 में इनमें से कौन सा ऐड हुआ है, पर्टिकुलर 2023 का पूछा है। शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ द होयसाला, महाबोधि टेम्पल। तो इसका उत्तर था शांति निकेतन और सेक्रेड एंसेंबल ऑफ द होयसाला। ये दो पहले से ऐड हो चुके थे। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो डेली न्यूज से आ ही रहे हैं, आपको पता रहना चाहिए। ये भाई साहब ने आर्टिकल लिखा है कि इंडिया को म्यांमार की जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जो आर्म्स डीलिंग हम कर रहे हैं जुंटा के साथ, जुंटा क्या है, जो म्यांमार की जो मिलिट्री है उसको हम जुंटा बोलते हैं, उनके साथ हम करें, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना दें और प्रोटेक्ट कर दें, जो म्यांमार से जो असाइलम मांग रहे हैं उनका हम प्रोटेक्शन दें। तो पर्सनली आई फील इट्स टू अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू मच, क्योंकि हम एक चीज का सिर्फ प्रो देख रहे हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट इंडिया को अपना ट्रेड भी देखना है, अपनी इकोनॉमी भी देखनी है, अपनी डेमोग्राफी भी देखनी है। आज वहां पर कुछ सिचुएशन है तो हम उसके हिसाब से अपना सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हर बार आप ऐसे चेंज करोगे तो उसके सारे फैक्टर कंसिडर करके फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप मिलिट्री वगैरह के साथ भिड़ जाओ तो हमारा ट्रेड भी बंद हो जाएगा। हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी होती है उसको रोकने में भी जुंटा हमको हेल्प करता है, हमें वहां के मिनरल भी एक्सट्रैक्ट करने काफी सारे फायदे हैं। तो तो मेरे हिसाब से तो इसको ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए, बहुत क्रिटिकल है। कह रहे कि मिलिट्री में देखो 2000, द फैक्ट की बात कर लेते हैं, 2021 फरवरी में मिलिट्री ने टॉपल डाउन कर दिया था जो जो सिविलियन गवर्नमेंट थी। यहाँ की जो लीडर थी ओंग सासू की, ठीक है, ओंग सासू की बोलते थे उसको, ओंग सासू की बनने वाली थी, मतलब मिनिस्टर वगैरह, उसको हटा दिया। ओंग सासू की क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, तो इंडिया के काफी अच्छे उनके साथ संबंध थे। लेकिन अभी हम उनके साथ वो होम अरेस्ट में है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें देखो जो हमारा ट्रेड है मैं वो आपको बताता हूं। तो एक 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन, इंडिया ने उसको रेटिफाई नहीं किया है,
लेकिन फिर भी हम उनको इलीगल माइग्रेंट्स हमको नहीं कहना चाहिए। हमने इसके ऊपर कल भी देखा था आर्टिकल। तो इंडिया म्यांमार की जो रिलेशंस है हम वो देखते हैं पहले। एक तो वही देखो, साउथ ईस्ट एशिया और बियॉन्ड जो जाते हैं तो म्यांमार के थ्रू ही जाते हैं, तो हम उसको बंद कैसे करते हैं। एनर्जी की बात करें तो नेचुरल गैस का जो सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोलैबोरेशन है, वो हमें म्यांमार के साथ करना है। तीसरा, सिक्योरिटी देखें तो वहां से जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रुप है उनको हेल्प मिलती है म्यांमार से, तो उसको रोकना है। और हमें म्यांमार के जो ऑफशोर गैस रिजर्व उसको एक्सप्लोट करना है। लेकिन चैलेंज क्या है कि तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाइनीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है वहां पे भी। जहां जहां हम जाएंगे चाइना तो ऑटोमेटिकली वहां आ ही जाता है। रोहिंग्या क्राइसिस है, अब इनको मतलब इनको आने दें तो मर गए, ना आने दो तो मर गए, इस तरह से हो गया। बॉर्डर इशू है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वगैरह हमको करना है, तो हम वहां पर फेंसिंग करने जा रहे हैं ताकि भाई उधर से लोग ना आए। तो इस तरह का ये अच्छा आर्टिकल नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा कोशिश होकर पढ़ना। लेकिन वे फॉरवर्ड मैं हमेशा कहता हूं किसी भी एडिटोरियल का वे फॉरवर्ड जरूर पढ़ना चाहिए। देखो इसमें क्या बोला है, एनहेंस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डायलॉग एंड हाई लेवल विजिट। कोई इसमें बायसनेस नहीं है, एकदम बैलेंस आंसर है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, 2015-16 से चल रहा है। कालादान मल्टीमोडल, कालादान वहां पर रिवर है, तो हम वहां से उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं मल्टी मॉडल ट्रांजिट को। काउंटर टेररिज्म हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, इनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम वहां पर ये सब करने लग जाएं। चलो आज हमारा जो हिमालयन रीजन था उसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हिमालयन को किस किस पार्ट में हमने बांट रखा है। हिमालयन को हमने देखो लार्जली 3 हिस्सों में बांट रखा है। तो ऊपर से हम देखना स्टार्ट करें ट्रांस हिमालयाज, तो ये मानते हैं कि इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर वगैरह ये आते हैं। काराकोरम रेंज जो है ये अफगानिस्तान चाइना के साथ बाउंड्री बनाती है, करीबन इसकी विड्थ है 110 से 30 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम में आता है, ये आप देखोगे ना तो ये अपनी एटलस में मार्क करना, विंध्या, अरावली, सुलेमान रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, पीर पंजाल, ये सब अपने खासी, गारो खासी, जैंतिया, पटकई बुम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, नामचा बरवा, तो ये सारे आपके एटलस में होने चाहिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इस बार भी ज्योग्राफी से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, तो ये सारे ही रेंज मैंने मार्क करके दी हैं। इसमें सिर्फ इतना ही लर्निंग है, इन सबको जितनी माउंटेन रेंज है उस सबको अपने एटलस में मार्क कर लेना। आज के हमारे 5 क्वेश्चन है, द रिवर इंडस फ्लोज बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज, कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से इंडस बहती है वो आपको बताना है। बहुत ही सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार पहले भारत का हिस्सा होता था, इसको बर्मा बोलते थे, इसको भारत से कौन से साल में या कौन से एक्ट के थ्रू अलग किया गया था। दूसरा, तीसरा, अरेंज द माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैंने आपको 4 माउंटेन रेंज दी है, इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। लद्दाख, जस्कर, काराकोरम एंड पीर पंजाल। इस साल गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है यूपीएससी में उनको लेफ्ट से राइट को अरेंज करवाया गया था, तो इस तरह चांसेस बने रहते हैं। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, अरावली जो पूरी पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उसका नाम क्या है। और पांचवा, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, हमने ऊपर ही देखा था, तो आप अगर ढंग से सुना होगा तो आप उसका आराम से आंसर कर पाओगे। इनको जरूर आंसर करना, आप ही के लिए बता रहा हूं। जो कुछ बच्चे हैं जो डेली आंसर कर रहे हैं मैं उनका आंसर चेक भी करता हूं और उनको थम्स अप भी देता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे रिप्लाई करते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू।